नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इस पूरे प्रकरण को लेकर अब पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपने कमांडर के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस दौरान सुरक्षा बल की मौजूदगी भी देखने को मिली। मामले की गंभीरता से देखते हुए पुलिस आयुक्त ने सीएमओ सहित संबंधित अधिकारियों की एक टीम गठित करके दोबारा जांच रिपोर्ट तलब की है। खबरों की माने तो लखनऊ के उच्च अधिकारियों से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। पूरा विवाद अस्पताल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सीएमओ की पूर्व रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें अस्पताल को क्लीन चिट देने की बात सामने आई है। आईटीबीपी जवान विकास सिंह का कहना है कि उनकी मां के इलाज में गंभीर लापरवाही हुई है, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन स्तर पर मामले की जांच तेज कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी। जांच करने में यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है। इतना थोड़े कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में पहले ही दोनों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा बढ़ाने की अपील पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। ये मामला साल 2019 में उस समय दर्ज हुआ जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर अलग अलग जन्मतिथि के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए और उनका उपयोग किया गया। इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया गया, जबकि शिकायतकर्ता के रूप में आकाश सक्सेना का नाम सामने आया था। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई है। 2 पैन कार्ड के मामले में आज ये फैसला आया, जिसका मुकदमा 2019 में लिखवाया गया था और इसमें 7 वर्ष की सजा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सजा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है। अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सजा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। देखिए, जो राज्य की जो अपील लगाई गई थी सजा वृद्धि को लेके, उसमें जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी 7 साल की, उसमें जितने भी सेक्शंस हैं सभी में सजा वृद्धि की गई है माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा। और इसमें जो मोहम्मद आजम खान है इनको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। बाकी जो अब्दुल्ला आजम खान है इनकी जो सजा है 7 साल की और इनका भी जो जुर्माने की धनराशि है वो माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई है।
ललितपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बाइक पर देवर के साथ जा रही एक विवाहिता की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई। जानकारी के अनुसार तालबेहट से जखौरा की ओर जा रही देवर भाभी के बीच रास्ते में ही अचानक से ही महिला को चक्कर आया और वो बाइक से गिर गई। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत ही अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ललितपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां पर जांच के बाद से डॉक्टरों ने 22 साल की दीपिका को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में एक बच्ची के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है, जिसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले की सूचना परिजनों को दे दी गई है, जिसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये उन्हीं से इधर ले जा जमोड़ा जा रहे थे जी। हाँ। फिर क्या हुआ? वो भाभी को चक्कर आया, भाभी ने हमको पकड़ा, वो चक्कर आया, वो थोड़ी वो गिरी जी तो थोड़ा काने में से खून आया जी वो बगल में हल्की सी लगी, बाकी जी। कुछ नहीं। फिर हम उधर 2-3 आदमी थे, बोले कि अस्पताल लेके जाओ, तो फिर हम अस्पताल लेके उधर से गए। जी। फिर उधर से बोले कि तुम उधर ले जाओ, जिला सदर ललितपुर में ले जाओ। जी। ललितपुर से मैं आया ललितपुर में, जी। ललितपुर में वो बोले कभी जेल में किसी को फोन करो, उधर जाने का ये देर मिली थी साथ में। फिरोजाबाद नगर निगम एक बार फिर से स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध के केंद्र में आ गया है। ताजा मामला जो है वार्ड नंबर 20 स्थित मोहल्ला सुदामा नगर का है, जहां पर क्षेत्रीय पार्षद मनोज शंखवार ने इलाके में लंबे समय से बनी जल भराव की समस्याओं के विरोध में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। पार्षद सीधे गंदे और बदबूदार पानी में उतर गए और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में कई दिनों से टूटी हुई पानी की पाइपलाइन के कारण लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कें और गलियां पानी से लबालब भरी हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे मकानों को काफी नुकसान पहुंचने की शिकायत सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान पार्षद मनोज ने आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से नई पाइपलाइन डलवाने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना है कि सालों पुरानी पाइपलाइन जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसी वजह से क्षेत्र में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब पार्षद गंदे पानी में उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे तो मौजूदा स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की काफी कोशिश की। लोगों ने बताया कि पानी में गंदगी और कीड़े मकोड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधित खतरा हो सकता है। और इस पर पार्षद ने कहा कि जब क्षेत्र की जनता इसी गंदगी और समस्याओं के बीच रहने और पानी का उपयोग करने को मजबूर है, तो वो भी उनकी परेशानी को महसूस करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पार्षद के इस विरोध प्रदर्शन ने स्थानीय स्तर पर खासा ध्यान खींचा है। क्षेत्रीय लोगों ने भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। वहीं पार्षद का ये अनोखा प्रदर्शन अब शहर भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं गोंडा क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह से जुड़े बैंक खातों में मौजूदा करीब 15 करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि को फ्रीज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों की विभिन्न सरकारी योजनाओं और आर्थिक लाभ का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। बाद में इन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधों से प्राप्त धनराशि के लेन देन के लिए किया जाता था और ऐसे खातों को साइबर अपराध की भाषा में म्यूनल अकाउंट कहा जाता है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पासबुक, 177 एटीएम कार्ड, 22 आधार कार्ड, 9 पैन कार्ड और 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की जांच की जा रही है।
वहीं बलिया में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में व्यापार बंधु, उद्योग बंधु और श्रम बंधु की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी और जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में व्यापार, उद्योग और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का उल्लेख करते हुए सराफा व्यापारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोने की ईंटों और बड़े वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी बरती जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को दी जाए। उन्होंने व्यापारियों से वित्तीय नियमों का पालन करने और पारदर्शिता बनाए रखने की अपील की और जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिशासित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में जिस तरह से समस्याएं जुड़ी हुई है उसकी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। ये बैठक जो है जिला स्तरीय उद्योग और व्यापार बंधु की हुई थी और श्रम विभाग की बैठक थी। इसके अध्यक्ष जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय बलिया होते हैं, हम लोग सदस्य होते हैं और सभी सदन के साथ ही बैठक होती है। ये रेजोल्यूशन के लिए हाउस बिल को जो है विपक्ष द्वारा जो है गिरा दिया गया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की महामहिम को जो है हम लोगों ने एक पत्रक भेजा है, उसमें निंदा प्रस्ताव पास किया है। दूसरी बिंदु है कि जो व्यापार बंधु के एजेंटों में मुख्य रूप से सराफा व्यापारियों का था, इस सराफा व्यापारियों में डॉलर का जो हमारा देश की अर्थव्यवस्था डॉलर के अनुसार जो बदल रही है, उस व्यवस्था को जो है कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसको जिलाधिकारी महोदय। वहीं यूपी के ललितपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में किसान की जान चली गई। खेत में काम करते समय किसान का ट्रैक्टर अचानक से ही अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा, जिससे ट्रैक्टर चालक किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक किसान की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने खेत में ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहा था और इसी दौरान ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो पास से गुजर रही नहर में जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि किसान को बचने का मौका तक नहीं मिला और घटना के बाद से परिजनों में सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। उनका कहना है कि नहर के किनारे गहरे गड्ढे होने के कारण ट्रैक्टर जो है असंतुलित होकर नहर में गिर गया। परिजनों का आरोप है कि यदि नहर किनारे सुरक्षा व्यवस्था और मरम्मत कार्य समय पर कराया गया होता तो ये हादसा टाला जा सकता था। मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों की मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ललितपुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान के चलते विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर की ओवर हीटिंग से बचने के लिए विशेष व्यवस्था शुरू कर दी है। जिले के विभिन्न विद्युत सब स्टेशनों पर स्थापित उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए उनके पास कूलर लगाए गए हैं, जिसकी ठंडी हवा सीधे ट्रांसफार्मर और उनके रेडिएटर तक पहुंचाई जा रही है। गल्ला मंडी स्थित 66 केवी विद्युत सब स्टेशन सहित जिले के कई प्रमुख सब स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू की गई है और ये स्थापित उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मरों के माध्यम से शहर के बड़े हिस्से, औद्योगिक क्षेत्र और जल संस्था और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति की जाती है। बढ़ते तापमान के कारण इन ट्रांसफार्मरों का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है, जो पिछले महीने की तुलना में लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बताया जा रहा है। विद्युत अधिकारियों के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण ट्रांसफार्मरों के खराब होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पीलीभीत क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 55 साल के व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। मृतक की पहचान मोहल्ला ठाकुरद्वार हुसैनपुर निवासी श्रीपाल शर्मा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार नहर में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस की जानकारी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया गया। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में
शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि श्रीपाल शर्मा काफी समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और अक्सर घर से निकलकर इधर उधर घूमते रहते थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार इसी दौरान वो किसी तरह नहर में पहुंच गए, जहां पर डूबने से उनकी मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई फिलहाल पुलिस ने शुरू कर दी है। कौशाम्बी क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर कथित अवैध खनन और मिट्टी दहन का मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में दिन रात जेसीबी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई की जा रही है, जिससे हरी भरी चरगाह भूमि गहरे गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में गौचर भूमि पर लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन का काम चल रहा है। जेसीबी मशीनों से खुदाई किए जाने के कारण जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे न केवल भूमि का उपयोगिता प्रभावित हो रही है बल्कि पशुओं के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये गहरे गड्ढे बेजुबान मवेशियों के लिए मौत का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां और डंपर मुख्य मार्गों से खुलेआम गुजर रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कस्बे में विवादित सीलिंग भूमि पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग किए जाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 भूखंडों पर किए गए अवैध खनन को ध्वस्त किया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अवैध कब्जाधारियों में खलबली मची हुई है। भूमि पूर्व सांसद स्वर्गीय शमसूल हसन खान और रजिया बानो के परिवार से जुड़े विवादित सीलिंग प्रकरण का हिस्सा है और इस जमीन पर लंबे समय से स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग और निर्माण कार्य किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल और जिलाधिकारी कार्यालय में किए जाने के बाद से प्रशासन हरकत में आया। जांच के उपरांत संबंधित अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी किया गया। संभल जनपद के क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बता दें कि गांव के पास तेज रफ्तार से जा रही एक कार का अचानक से टायर फटने से वो पंचर हो गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सामने सवार एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार में एक दंपति और उनका मासूम बच्ची सवार थी। परिवार प्रयागराज से गाजियाबाद जा रहा था और रास्ते में अचानक से टायर पंचर होने के कारण वाहन कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा रुका। हादसे के बाद से कार में सवार लोग घायल हो गए और मदद के लिए तड़पते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटनास्थल से गुजर रहे राहगीरों ने मानवता दिखाई और तत्काल ही घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल परिजनों को स्थानीय लोगों के आरोप के साथ ही पुलिस की भी निगरानी बनी हुई है और डॉक्टर भी लगातार घायलों का इलाज कर रहे हैं। से अपने गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में देखा हमने संभल के पास एक एक्सीडेंट हुआ। जो गाड़ी थी एसयूवी वो पलटी हुई थी। तो उस गाड़ी के अंदर एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था, जिसको बहुत मुश्किल से मुशक्कत के बाद निकाला गया। उसके बाद उनको निकाला, उनको यहाँ से अपनी गाड़ी में हम संभल के एक सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आए। हम आधा घंटा वहाँ एम्बुलेंस के लिए ट्राई करते रहे मगर कोई कॉल नहीं मिला, तो हम अपनी गाड़ी में उनको लेके आए। अब उनको यहाँ से इन्होंने मेडिकल कॉलेज मेरठ रेफर कर दिया। यही पता चला कहाँ के रहने वाले हैं? ये पता लगा कि ये मेरठ के रहने वाले हैं, जो इन्होंने अभी तक बताया। अभी इनकी थोड़ी कंडीशन ठीक है, इनकी वाइफ की भी ठीक है कंडीशन, पर इन्होंने फिर भी डॉक्टर ने रेफर किया इनको मेडिकल कॉलेज मेरठ। कुछ सामान भी था जो आपने? हाँ, जो सामान था इनका सामान कीमती सामान था। इनके जो 2 फोन थे, 2 पर्स थे हस्बैंड वाइफ के, तो हमने इनको हैंड ओवर कर दिया। उनकी वीडियो बना ली ताकि कल को नहीं, उनके रिलेटिव्स को वीडियो भी शेयर कर दिया। ये एक्सीडेंट गंगा एक्सप्रेस? हाँ, गंगा एक्सप्रेस पे हुआ। बिल्कुल। आप कहाँ के रहने वाले? हम गाजियाबाद के रहने वाले। गोंडा जनपद के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हॉस्पिटल कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पूरी करके बाइक से घर लौट रहे कर्मचारी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान इनायत अली के रूप में हुई है, जो शहर स्थित आनंद हॉस्पिटल में कर्मचारी के तौर पर काम करता था। जानकारी के अनुसार वो अपनी ड्यूटी समाप्त करके बाइक से घर लौट रहा था और इसी दौरान
रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनायत अली सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अम्बेडकर नगर के स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की इंतजामिया कमेटी के चुनाव में सैयद अजीज अशरफ को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुना गया और उनके अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा होते ही दरगाह परिषद में मौजूदा सभी कमेटी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। दरगाह कार्यालय में आयोजित आम बैठक में कमेटी के सदस्य कई सदस्य शामिल रहे और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से सैयद अजीज अशरफ को नाम से सहमति हुई है, जिसके बाद से सभी जो दिग्गज वहां पर बैठे थे वो काफी खुश रहे। उन्होंने कहा कि दरगाह दुनिया भर के अकीदमंदों का आस्था का केंद्र है और उनकी प्राथमिकता जैरीनों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जो कि अभी जल्दी बनाए गए। हम बात करेंगे अध्यक्ष बनाए गए, क्या व्यवस्था रहेगी? आपकी व्यवस्था हमने बहुत अच्छी करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज़ कि हम फ्री मेडिकल कैंप की व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उनके पानी, गर्मी बहुत पड़ रही है, उनके पानी के लिए व्यवस्था करेंगे और बिलखुसूस कोशिश करेंगे सफाई का खास ख्याल रखें। कहीं ऐसी जगह भीड़ इकट्ठा ना हो जिसकी वजह से गर्मी में भगदड़ हो सके, इस चीज़ का हम बहुत खास ख्याल रखेंगे। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या हम दूर दराज के श्रद्धालुओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप आएँ, यहाँ दर्शन करें। आपको कोई परेशानी तकलीफ होती है तो नई इंतजामिया कमेटी का गठन हुआ है, आप आएँ, यहाँ बताएं जो आपकी परेशानी तकलीफ होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी कोई तकलीफ ना हो, आपके लिए बेहतर से बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था कर सकें। काफ़ी दिनों से खाली चल रहा था आपका पद, ये बाहर हुआ, उसको लेकर क्या? काफ़ी दिनों से कोई वजह से लेके पद खाली चल रहा था। फिर एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें सज्जादा नशीर और खानवादे अशरफिया की बैठक के बाद एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। इसके बाद अब उम्मीद है ये कमेटी लंबा वर्क करेगी और मिलजुल के बेहतर से बेहतर दरगाह को अच्छा बनाने का काम करती रहेगी। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य। अमेठी क्षेत्र में एक 12 साल के बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बच्चे का शव पड़ोसी के घर में मिलने के बाद से गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बालक की अचानक से ही हुई मौत से पूरे गाँव में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने बच्चे की हत्या किए जाने की आशंका जताई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों के आरोप है कि गंभीरता से लेते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 24 मार्च 26 को थाना बाजार सुदूर जनपद अमेठी सूचना मिली कि ग्राम बनापुर अब्दुल्ला बहारपुर में शिवम उम्र 12 वर्ष उप रामबरन की डेड बॉडी खेत में पड़ी हुई है। मौके पर आकर देखा गया तो डेड बॉडी पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। डेड बॉडी का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। 6 बजे 7 बजे चगड़ी लेके आवा है। हम सब्जी पूरी बनाए रहे न खाए नम का पैसा दिया तो वहाँ चगड़ी चरा लाए न कहीं नम जाए ठंडा लिया गए गवा लेके वहाँ के जन और पूरा मारी रहे मुझे बैठा रहा है। मुझे काज ने कहाँ गए चला गवा हम खाना वाना खवा के सबका पौड़ गए न सुबेरे बर्तन खाना खा के गया था। हाँ खाना खाई नहीं सब्जी पूरी खाई नहीं निकारी नहीं बने न आटे खाई न। कैसे पता चला कि खत्म हुआ, कैसे जानकारी मिली? यही काका लागे झाड़े गए रहे
तो कहीं बड़का तो वहाँ बैठा हमने कहाँ गए तो हम कहाँ कैसे पौड़े। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर कथित अवैध वसूली और दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अभियान रविवार सुबह चलाया गया, जिसमें पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाकर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग श्रद्धालुओं को जल्द और सुलभ दर्शन कराने का झांसा देकर उनसे पैसे मांगते हैं। कई मामलों में श्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत भी सामने आई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष अभियान की योजना तैयार की और अभियान के नेतृत्व में एसीपी और साथ ही अंजना त्रिपाठी ने पुलिस और विभाग में हाल ही में शामिल हुए महिला और पुलिस कांस्टेबलों को सादे कपड़े में श्रद्धालु बनाकर मंदिर क्षेत्र के आसपास गलियों में तैनात किया। स्थानीय दलाल इन नए पुलिसकर्मियों को पहचानते नहीं थे और इसीलिए वो आसानी से उनके संपर्क में आ गए, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आज सुबह 4 से 5 के बीच में मेरे द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो श्रद्धालुओं से जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पे कुछ दुर्व्यवहार या पैसे की मांग की जाती है, इस क्रम में आज थाना चौक और दशाश्वमेध के द्वारा अभियान चलाया गया। विशेषता ये रही कि इस चौक में जो अभियान चलाया गया, इसमें जो हमारे जितने नए रिक्रूट कांस्टेबल आए हैं, महिला और पुरुष, इनको सिविल ड्रेस में दर्शनार्थियों के रूप में डिप्लॉय किया गया और इस अभियान के परिणाम स्वरूप थाना चौक में 22 और दशाश्वमेध में 3 ऐसे व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिए गए, जिनके द्वारा जो है दर्शन के नाम पे पैसे की मांग की जा रही थी। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई? टोटल 25 लोग हैं, 3 दशाश्वमेध से और 22 चौक से। क्या कुछ बरामद भी हुआ? क्या पैसा वगैरह कुछ? नहीं, बरामद नहीं, क्योंकि हम ही जो हमारा ही पुलिस स्टाफ था, जो रिक्रूट कांस्टेबल थे, वही दर्शनार्थियों के रूप में घूम रहे थे। तो जैसे ही उनके द्वारा इस प्रकार की मांग की गई या दुर्व्यवहार किया गया, तो उनको पुलिस हिरासत में लेकर उनके आगे की जो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो माना जाता है पुलिस विभाग से लोग पैसा मांग रहे थे कि पैसे के नाम से आइए दर्शन करा दे आपको। नहीं, ये तो श्रद्धालुओं के रूप में हम लोग घूम रहे थे ना, तो ये श्रद्धालु के रूप में जितने हमारे रिक्रूट कांस्टेबल थे, क्योंकि ये नए हैं, इनको कोई जानता नहीं है, तो यही हमारे श्रद्धालु के रूप में सिविल ड्रेस में घूम रहे थे। और जब शिकायत जो पाया थी वो सही पाई गई, तो गोंडा मेडिकल कॉलेज के न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। शनिवार रात को करीब 9:30 बजे किए गए रियलिटी चेक में वार्ड की कई खामियां सामने आने का दावा किया गया है, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ, नर्स और रसोइया मौके पर मौजूद नहीं मिले। वहीं वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों ने भी केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि एनआरसी में भर्ती बच्चों को समय पर दूध और भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की देखभाल और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।